नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। कोटा में शोलों की भीषण विनाश लीला देखने को मिली। यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें और धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गयी। आग के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया। साथ ही फैक्ट्री की ओर जाने वाले सारे रास्ते भी सील कर दिए गए। इस भीषण आग से बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इस आग से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोटा के रोड नंबर 5 पर लगी है भीषण आग। कोटा के रोड नंबर 5 पर स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें कोटा में के रोड नंबर 5 पर ये फैक्ट्री है। वहां पर आग लगी है। ये 4 और 5 के बीच में है ये फैक्ट्री जहां पर आग लगी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से दुनिया दहशत में है। मरुधरा में भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद लोग डरे हुए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टोंक में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वायरस के वार से लोगों को बचाने के लिए जिला अस्पताल में 70 लाख रुपए की लागत से 15 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर वार्ड तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा यहां बच्चों के लिए भी 10 बेड का एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये आईसीयू वार्ड कई मायनों में खास है। यहाँ भर्ती मरीजों का बीपी, ईसीजी, पल्स रेट, ऑक्सीजन, वाइटल पैरामीटर्स, तापमान की जानकारी तैनात चिकित्सा कर्मी अपने चैम्बर में बैठे बैठे ही जांच कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें हर बेड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हर बेड तक सेंट्रलाइज्ड लाइन, फायर सिस्टम समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। ओमिक्रॉन और कोविड की तृतीय लहर को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर हमने 15 बेड का एक अलग से आईसीयू वेंटिलेटर वार्ड नया तैयार किया है। वो लगभग पूरा तैयार हो चुका है। राजसमंद ने एक बार फिर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में अपना परचम लहराया है। जी हां, केंद्र सरकार के लक्ष्य प्रोग्राम के तहत जिले के नाथद्वारा अस्पताल को प्रदेश में अव्वल चुना गया है। यहाँ के जनाना अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर को NQAS सर्टिफिकेट मिला है। अस्पताल के पीएमओ कैलाश भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल की सुविधाओं, सेवा, प्रशिक्षित स्टाफ और साफ सफाई सहित कई बिंदुओं पर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर ये प्रतिष्ठित NQAS सर्टिफिकेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के लक्ष्य प्रोग्राम की टीम ने करीब 900 बिंदुओं पर अपने स्तर पर जांच की थी। परीक्षण में अस्पताल के लेबर रूम को 88% और OT को 92% पॉइंट मिले। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL जाट ने कहा कि नाथद्वारा उपजिला अस्पताल के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए सभी डॉक्टर्स और स्टाफ बधाई के पात्र हैं। असेसमेंट हुआ था जिसको लक्ष्य असेसमेंट। प्रतिभाओं की खान है मरुधरा, बस उन्हें तलाश कर तराशने की जरूरत है। प्रदेश के टोंक जिले के राहुल और हर्षिता ने अपनी प्रतिभा से ये बात साबित कर दी है। खातौली के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की 10वीं की छात्र राहुल मीणा और 9वीं छात्रा हर्षिता कुमावत का केंद्र सरकार के इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के हकदार बनकर दोनों होनहारों ने टोंक के साथ साथ मरुधरा की भी शान बढ़ाई। बच्चों की इस उपलब्धि पर स्कूल परिवार भी फूले नहीं समा रहे। प्रिंसिपल राम सिंह मीणा ने माला पहनाकर बच्चों का स्वागत किया। वहीं विज्ञान के प्रभारी अध्यापक मीठा लाल मीणा ने कहा कि छात्रों की उपलब्धि ने दूसरे बच्चों को विज्ञान में अपनी रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इंस्पायर अवार्ड योजना का उद्देश्य देश के होनहार छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करना है। जो छात्र राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाते हैं उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 10,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। इस योजना
के अंदर हमारे राजस्थान सरकार के अंदर डायरेक्टर साहब बीकानेर के द्वारा स्वयं मॉनिटरिंग की गई थी, जिसका ही परिणाम है कि हमारे राजस्थान का पूरे भारत देश के अंदर प्रथम स्थान रहा है। पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है। वैसे तो इस त्योहार को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों में खासा उत्साह रहता है, लेकिन सेंटा क्लॉज का क्रेज स्कूली बच्चों में खूब रहता है। ऐसे में क्रिसमस को लेकर स्कूलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दौसा के स्कूलों में भी बड़ी धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेशन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बच्चों ने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर जमकर डांस किया और मस्ती की। शहर के विद्या वाटिका विद्यालय के छोटे छोटे छात्रों ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और एंजॉय किया। सेंटा क्लॉज ने भी बच्चों को खूब हंसाया और टॉफियां बांटी। सेंटा क्लॉज के रूप में सजे छोटे छोटे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर स्कूल को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिसके जरिए बच्चों को ईसा मसीह जीवन के कई रोचक प्रसंगों की जानकारी दी गई। कला, संस्कृति और धोरों की धरती जैसलमेर इन दिनों देशी पावनों से गुलजार नजर आ रही है। ऐतिहासिक हवेलियों सहित सभी पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। पिछले साल कोरोना पाबंदियों के कारण लोग क्रिसमस और नए साल पर मस्ती नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार फिलहाल ऐसी कोई रोक नहीं है। ऐसे में सोनार दुर्ग, बारी हवेली, जैन टेम्पल, बड़ा बाग, खाभा फोर्ट, गड़ीसर सरोवर पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। जैसलमेर में सैलानियों की बम्पर आवक से कोरोना काल की मार झेल चुके पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी की लहर सी आ गई है, क्योंकि इस क्रिसमस और न्यू ईयर पर करोड़ों के व्यापार होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रैली में मंच के टूट जाने से अफरा तफरी मच गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब आरएलडी नेता जयंत चौधरी मंच पर पहुंचे, जिनके साथ उनके कई समर्थक भी उस मंच पर चढ़ने लगे, लेकिन इतने लोगों का भार मंच नहीं सह सका और उसका एक हिस्सा, जिसमें सीढ़ी भी थी, वो टूट गया। इसके बाद तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। हड़बड़ाहट में कोई उस सीढ़ी से ऊपर जाने लगा तो कोई नीचे। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक आदमी तो सीढ़ी के बीच में ही फंस गया। बाद में उसे दूसरे लोगों ने सहारा देकर किसी तरह अपनी तरफ खींचा। तभी मंच पर रखे बड़े बड़े लाउड स्पीकर नीचे गिरने लगे। वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने एक लाउड स्पीकर को तो गिरने से बचा लिया, लेकिन दूसरा जमीन पर जा गिरा। हंगामे के बीच ही जयंत चौधरी वहां से जाने के लिए उठ खड़े हुए, जिसके बाद उनके समर्थक भी वहां उनके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन भारी भीड़ की वजह से जयंत चौधरी को अपनी गाड़ी तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हादसे के बाद जोरदार हंगामा हो गया। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब जिले के जमुदिया औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में डंपर के नीचे आने से एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बताया जाता है कि महिला फैक्ट्री के कैंटीन विभाग में काम करती थी। घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बैठक भी हुई। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सुधार करने की मांग की। गाड़ी चल गया उसका सरी के ऊपर से, उस टाइम में सरी के ऊपर से चल गया, उसको इमीडिएटली वो लोग जो है हम लोग का जो सुपर कार्पोरेट है वो लोग हॉस्पिटल ले गया, लेकिन अभी पेशेंट का कंडीशन बहुत खराब है। 70 फीट ऊंचा टावर और बंदर की तरह एक तार से दूसरे तार पर उछलता इंसान। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां एक युवक ने 26 घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया जाता है कि एक युवक मुजफ्फरपुर के बारमतपुर में 1,32,000 केवी के ट्रांसमिशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और कई गांव के लोग वहां जमा हो गए। साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सबने युवक से टावर से उतरने की गुहार लगाई, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। रेस्क्यू के दौरान वो माउंटेन क्लाइंबर की तरह एक तार से दूसरे तार पर चढ़ता रहा, जवानों को गुमराह करता रहा।
कभी डीएम के बातचीत करने की बात बोल रहा था तो कभी कुछ और। युवक गमछा में ईंट बांधकर चढ़ा जो रेस्क्यू करने वालों पर बीच बीच में फेंक रहा था। उसने टावर पर बचाने वालों से मारपीट भी की। जवानों ने भी उसे कंट्रोल करने को लेकर सख्ती बरती, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि 26 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ। टावर से उतरने के बाद युवक की हरकत से गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई भी की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया। गुरुवार को एक बड़े घटनाक्रम में प्रतिबंधित DNLA चरमपंथी संगठन के 67 कैडर्स ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के साथ ही उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कराया। कार्बी आंगलोंग जिले के धनसिरी पार में आयोजित एक समारोह के दौरान विशेष शाखा के ADGP हिरेन नाथ और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रेंगांग के सामने उन्होंने अपने हथियार और गोला बारूद रखे। DNLA चरमपंथियों ने 2 AK-47, 9 पिस्तौल, 9 स्थानीय रूप से तैयार की गई बंदूकें और 300 से अधिक कारतूस जमा कराए। DNLA ने सितंबर में संघर्ष विराम की घोषणा की थी और तब समूह के 46 कैडर्स ने 13 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था। DNLA नेता इतिका डिफूसा और मुसरंग दिमासा ने कहा कि जल्द ही संगठन के 50 और कार्यकर्ता कछार जिले में आत्मसमर्पण करेंगे। DNLA का गठन 2018 में किया गया था, जिस पर कार्बी आंगलोंग जिले में जबरन वसूली और अपहरण की गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लगे। इलाका पहले नक्सली गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन हाल के वर्षों में क्षेत्र में कोई बड़ी चरमपंथी हिंसा नहीं देखी गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयला माफिया पर दबिश देने गई खनिज विभाग की टीम के उस समय होश उड़ गए जब मौके पर 1-2 नहीं पूरी 5 अवैध कोयला खदानें मिली। लंबे समय से कोयला माफिया इन अवैध खदानों से कोयला खनन कर बैतूल सहित अन्य शहरों तक पहुंचा रहे थे। ये सारी खदानें तवा नदी के किनारे पर सुरंगें खोदकर बनाई गई हैं, जिनमें से कोयला निकालने सैकड़ों मजदूरों की जान जोखिम में डाली जाती है। यहाँ कोई वैध कोयला खदान नहीं है, लेकिन कोयला माफिया इस कोयले के भंडार की जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। कोल माफिया नदी के किनारे पर सुरंगें बनाकर कोयला खनन कर रहे हैं। इन सुरंगों में बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को उतारा जाता है और कोयला निकाला जाता है। ये सुरंगें इतनी खतरनाक होती हैं कि जरा सी चूक हुई और मजदूरों की जान गई। खनिज विभाग ने इन खदानों के मुहाने बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध कोयला खदानों की सुरंगों में तवा नदी का पानी भरा जा रहा है, जिससे यहाँ दोबारा खनन रोका जा सके। कड़े कानूनों और कई दुखद हादसों के बावजूद हर्ष फायरिंग के मामले कम होते नहीं दिख रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जन्मदिन की एक पार्टी में 2 लोगों ने हवा में फायरिंग की। इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें जिस लड़की के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था वो ही पिस्तौल से हवाई फायरिंग करती दिखी। इसके बाद उस लड़की ने घर से बाहर निकलकर एक स्कूटर पर केक काटा। केक काटने के दौरान भी पीछे से लड़का हवा में फायरिंग करने से बाज नहीं आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। सबसे बड़ी बात कि लड़की की इस धमाकेदार बर्थडे पार्टी में कई दूसरी महिलाएं भी मौजूद रहीं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का शानदार आगाज हुआ। इस हुनर हाट में 30 राज्यों के 700 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। हुनर हाट 5 जनवरी तक चलेगा, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से 25 और 31 दिसंबर को हुनर हाट में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। हुनर हाट के उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसका कई केंद्रीय मंत्रियों ने जमकर लुत्फ उठाया। केंद्रीय मंत्रियों ने लोक कलाओं का तो आनंद लिया ही, साथ ही पारंपरिक पकवानों का भी स्वाद चखा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि बीते 6 साल में हुनर हाट ने करीब 7.5 लाख कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार का मौका दिया। मेले में लाख की चूड़ियां बनाने वालों से लेकर कई पीढ़ियों से अलग अलग तरह की कलाओं से जुड़े लोगों का हुनर दिखा। क्योंकि कोरोना के खतरे की वजह से 2 साल से सर्कस बंद थे, इसीलिए यहाँ मौका मिलने पर सर्कस के कलाकारों ने केंद्र सरकार का आभार जताया।
जम्मू कश्मीर के कई जिलों में हो रही बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में तो इतनी बर्फबारी हुई कि वहां पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जी भर कर इस मौसम का मजा लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ सैलानी बर्फ पर फिसलते दिखाई दिए तो कुछ बर्फ के गोले बनाकर उन्हें एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। इस दौरान बड़ों के साथ बच्चों ने भी खूब मस्ती की। गुलमर्ग के इस इलाके में आसपास से इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ सफेद नजर आने लगा। पेड़ पौधे, मकान और सड़कें मानो जम सी गयी। कुछ इलाकों में तो सैलानियों को बाहर निकलकर मस्ती करने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थी जहां दिन भर बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में या सैलानी अपने अपने होटल में ही कैद रहे। गुलमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जो क्रिसमस के बाद तक जारी रहने का अनुमान है, जिससे पर्यटकों की मुराद तो पूरी हो रही है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर केक बाजार का क्रेज पूरे शबाब पर है। इस बार विदेशी संस्कृति से जुड़े हुए केक कल्चर में देसी फ्लेवर और स्वाद का तड़का दिख रहा है। खान पान के मामले में काफी शौकीन लोगों के लिए पहचान रखने वाले बिहार के कटिहार शहर में इस बार इम्यूनिटी बूस्टर केक और शुद्ध देसी घी के तड़के वाले केक का खासा क्रेज है। कटिहार में केक बाजार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बड़े बड़े केक शोरूम होने के बावजूद घरेलू महिला भी इस खास फेस्टिवल सीजन में अपने घर में ही केक बनाकर सप्लाई कर कमा लेती हैं। ऐसी घरेलू महिलाओं को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए केक शोरूम के अलावा कुछ स्थानीय ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप भी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये मैं शुरू से ही बना रही हूँ, 25 साल से ये मैं बना रही हूँ। घर में सबको पसंद था। एक बार ऋषि भैया आए और इन्होंने खाया तो इनको बहुत अच्छा लगा। इनके ये बोले कि भाभी हम इसको ऑनलाइन मतलब सेल करना चाहते हैं, आप बना के देंगी? मैं बोली हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और मैं इनको बना के देने लगी। कैनवास पर पेंटिंग कर रहे ये कलाकार इस बार स्थानीय मांग पर पेंटिंग नहीं कर रहे। इस बार ये देश के लिए नहीं बल्कि विदेश के लिए पेंटिंग बनाने में लगे हुए हैं। पेंटिंग की थीम भी स्थानीय या फिर देशी न होकर पूरी तरह से विदेशी है। कलाकार अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले क्रिसमस के लिए अपनी कलाकारी को कैनवास पर उतारने में जुटे हुए हैं। उन्हें इसके लिए इन देशों से बड़े पैमाने पर ऑर्डर भी प्राप्त हो रहे हैं। पेंटिंग बना रहे कलाकारों का कहना है कि जिस तरह छठ और दिवाली पर मधुबनी पेंटिंग की मांग होती है, वैसी ही डिमांड क्रिसमस पर विदेशों से आ रही है और वे अनुभव के आधार पर ही अपनी कला को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विदेशों से आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए युवा कलाकार भी मधुबनी पेंटिंग का निर्माण कर रहे हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी, जहां बाबा विश्वनाथ के धाम और मोक्षदायिनी गंगा की कलकल धारा के लिए विख्यात है, वहीं देश का सबसे अद्भुत और अनोखा चर्च भी यही है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है। इस अनोखे चर्च में बाइबल के साथ गीता के श्लोक की गूंज भी सुनाई देती है। हर धर्म के लोग इस चर्च में आते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित सेंट मेरी महागिरजाघर की दीवारों पर बाइबल के संदेश के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। चर्च के अंदर दीवारों पर पीतल के धातु से बने अक्षरों में ये श्लोक उकेरे गए हैं। इस महागिरजाघर की नींव 1820 में अंग्रेजी हुकूमत ने रखी थी। उस वक्त इस चर्च का स्वरूप छोटा था, बाद में इसका फिर से निर्माण कराया गया। इस अनोखे चर्च की खूबसूरती ऐसी है कि जो देखे वो बस देखता ही रह जाए। अष्टकोणीय वास्तुकला की अनोखी मिसाल इस चर्च में दिखाई देती है। मंदिर के वास्तुकला के आधार पर इस चर्च को बनाया गया है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल की